हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शकील अहमद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइट्स के बारे में, जो एक कन्वेंशन है वन्य जीव और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर जो रेगुलेशन है वो इस कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इससे रिलेटेड 14 से 25 नवंबर तक यानी कल तक एक COP19 यानी इसका जो डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी बॉडी है उसकी अभी COP19 फिनिश हुई है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्या इसके निकल कर आए हैं परिणाम। तो आइए बिना किसी देरी के इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है साइट्स को हम देखेंगे। पहले साइट्स क्या है, इसके अलावा इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, कुछ ज़रूरी तथ्य और तथ्यों के साथ साथ कॉन्सेप्ट हमें जो समझना होगा उन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है कन्वेंशन का नाम क्या है। साइट्स हम इसे कहते हैं ऑल्सो नॉन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। ठीक है, इसी को हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम अगर हमसे पूछा जाता है तो हम कहेंगे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, वापस से एक बार देखते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा है किसमें, उन प्रजातियों का इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जो इंडेंजर्ड हैं, जिन पर विलुप्ति का खतरा है, उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके बारे में रेगुलेशन ये कन्वेंशन हमें बताता है कि हमें किस तरह से उनके व्यापार को विनियमित करना चाहिए। मैंने आपको बताया वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये बात एक इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में फैक्ट के तौर पर पूछी जा सकती है। कब से लागू हुई? देखिए, लागू तो हुई 1 जुलाई 1975 से, लेकिन थोड़ा सा बैक चल के देखते हैं। 1963 में IUCN की एक बैठक होती है, IUCN की, और इस बैठक में एक मुद्दा उठता है कि ये जो हमारे वन्य जीव और वन्य पौधे हैं, इनके व्यापार को लेकर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इनको खतरे में डालती हैं। तो IUCN की 1963 में जो बैठक हुई उसमें एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव लाया गया इस तरह के साइट्स कन्वेंशन को लेकर। ठीक है, प्रस्ताव आया 1973 में, इसकी ड्राफ्टिंग हुई और वोटिंग इसमें शुरू हुई। वोटिंग की शुरुआत हो गई 1973 से, और जब वोटिंग की शुरुआत हो गई तो 1 जुलाई 1975 से ये क्या हुआ, लागू हो गया, फोर्स में आ गया साइट्स कन्वेंशन। इतनी बात ठीक है। वर्तमान में 184 सदस्य हैं इसके अंदर, ये भी हमें ध्यान रखना है। भारत ने इसमें साइन कब किए? क्या भारत ने इसमें साइन किए हैं? बिल्कुल किए हैं, और भारत साइन करने वाला 25वां देश था। तो 25वां सदस्य भारत था। कब किए थे? 1976 में इंडिया ने इसमें हस्ताक्षर किए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसको प्रशासन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? पूरा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा इसका पूरा प्रशासन किया जाता है, जो प्रशासित होता है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। कानूनी रूप से बाध्यकारी होने का मतलब है जब एक बार किसी देश ने इस साइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर लिया, वो उसका सदस्य बन गया, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस देश को फॉलो करना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है। ये मतलब है कानूनी रूप से बाध्यकारी होने का। ओके, फिर एकमात्र ऐसी कन्वेंशन है जो वन्य जीव प्रजातियों, वन्य जीव भी हो गए, पेड़ पौधे भी हो गए, ध्यान रखना है यहां पर है फोना एंड फ्लोरा, दोनों के बारे में, दोनों के इंटरनेशनल व्यापार को लेकर ये बात करता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी कन्वेंशन है जो वन्य जीव प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करती है। एनवायरनमेंट में हम देखते हैं बहुत सारी कन्वेंशन है, UNFCCC भी है ना, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी है, और इसको जो मरुस्थलीकरण से लेकर जो है उससे रिलेटेड भी है, लेकिन व्यापार को, वन्य जीवों के और वन्य पौधों के, पेड़ पौधों के व्यापार को विनियमित करने वाला एकमात्र कन्वेंशन है साइट्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब जो व्यापार को रेगुलेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं? तो इन्होंने तीन सारणियां बनाई है जिन्हें हम अपेंडिक्स कहते हैं, या हिंदी में आप कहेंगे तो कहेंगे परिशिष्ट। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइट्स का जो
पूरा रेगुलेशन चलता है वो किसके बिहाफ पे चलता है? अपेंडिक्स के बिहाफ पे। अपेंडिक्स 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन है ना, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। और हाईएस्ट प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया? अगर किसी पौधे की या किसी जानवर की प्रजाति को अपेंडिक्स 1 में रख लिया जाता है तो आप क्या कहेंगे? उसका व्यापार पूरी तरह से हो जाएगा प्रतिबंधित। उसके व्यापार पर आप पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देते हैं। अगर आप किसी प्रजाति को अपेंडिक्स 1 में रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने उसके व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, केवल एक कंडीशन पर उसका व्यापार किया जा सकता है, एक अपवाद या एक एक्सेप्शन हम कहते हैं। अपवाद क्या है? अगर आप अनुसंधान के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसका व्यापार कर रहे हो तो आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? अब व्यापार करता है तो क्या करता है? एक देश एक्सपोर्ट करता है और दूसरा देश इंपोर्ट करता है। अपेंडिक्स 1 में जो भी प्रजाति होगी, जो देश एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी परमिट लेने की जरूरत होगी और जो देश इंपोर्ट कर रहा है उसको भी परमिट लेने की जरूरत होगी। बात समझ में आ रही है आपके? वापस एक बार बात करते हैं। अपेंडिक्स 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन देता है किसी भी प्रजाति को। मतलब क्या हुआ हाईएस्ट प्रोटेक्शन का? कि अगर आपने किसी प्रजाति को इस अपेंडिक्स में डाला तो आपने उसके व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। फिर अगर व्यापार होगा तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? अगर आप रिसर्च के लिए उस चीज का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कैसे करोगे? जो देश एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी साइट से परमिट लेना पड़ेगा, जो देश इंपोर्ट कर रहा है उसको भी साइट से परमिट लेना पड़ेगा। आ जाते हैं अपेंडिक्स 2 में। अपेंडिक्स 2 इसके मुकाबले थोड़ा सा क्या देता है? छूट देता है, यानी व्यापार को विनियमित करता है। यानी थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन मिलेगी व्यापार को विनियमित करने को लेकर। अगर आप यहां पर कौन सी प्रजातियां आ गई जो पूरी तरह से लुप्त प्राय हैं, यानी अगर इनके व्यापार को प्रतिबंधित नहीं किया गया तो प्रजातियां खत्म हो जाएगी। इसमें हम उन प्रजातियों को डालते हैं जो अभी उनको खतरा तो किसी तरह का नहीं है, किसी तरह का, लेकिन अगर बिना रेगुलेशन के हम उसका व्यापार करते रहे तो कहीं ना कहीं इन पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वापस बोल रहा हूं, अपेंडिक्स 2 में हम ऐसी प्रजातियों को ऐड करते हैं जिन पर वर्तमान में कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन अगर बिना रेगुलेशन के उनके व्यापार को हम बढ़ावा देते रहे तो कहीं ना कहीं इन प्रजातियों पर भी खतरा आ जाएगा। तो इनके व्यापार को विनियमित करने के लिए हम इन प्रजातियों को इसमें डालते हैं। फिर से अपेंडिक्स 1 में करीब करीब, अगर मैं आपको बताऊं एक आंकड़ा, तो 1000 से ज्यादा प्रजातियां अपेंडिक्स 1 में हैं। उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे गोरिल्ला हो गया, समुद्री कछुआ हो गया, विशाल पांडा हो गया, है ना। ऐसी चीजें जो हैं वो अपेंडिक्स 1 में हैं, लुप्त होने वाली हैं, उनके पूर्ण तरह से उनको प्रतिबंधित कर दिया है। अपेंडिक्स 2 में लगभग 34 से 35 हजार प्रजातियों को रखा गया है। वे प्रजातियां जिन पर वर्तमान में कोई खतरा नहीं है, लेकिन इर्रेगुलेटरी तरीके से अगर हम उनका व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर खतरा पैदा हो जाएगा। ये 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी, डिसीजन मेकिंग बॉडी, साइट्स की डिसीजन मेकिंग बॉडी की हम बात करें तो वो क्या है? वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। और COP 19 अभी हमने देखा पनामा में हुई है, पनामा में आयोजित हुई है। तो जो COP डिसीजन लेती है ना, वो सिर्फ अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 के रिलेवेंस में लेती है। दूसरे अपेंडिक्स 3 से संबंधित कोई भी डिसीजन कोप नहीं लेती। ये बात आपको ध्यान रखना है। वापस बोल रहा हूं, साइट्स की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी को हम कहते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये जो डिसीजन लेती है सिर्फ 2 अपेंडिक्स को लेकर डिसीजन इनका बनता है, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 3 क्या है?
अपेंडिक्स 3 में उन प्रजातियों को रखा जाता है, उन प्रजातियों को जिनमें किसी भी विश्व के कोई भी एक देश में किसी भी एक देश ने संरक्षण प्रदान किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जानवर की हम बात करें या किसी पौधे की किस्म की हम बात करें, पूरे विश्व में अगर किसी एक देश में उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, वो इनफ है, ठीक है, उस पर कोई खतरा नहीं है, उसके व्यापार को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट प्रजाति है और अगर पूरे विश्व में किसी एक देश ने भी उस प्रजाति को संरक्षण दे रखा है, इसका मतलब उसका संरक्षण कहीं ना कहीं हो रहा है। ये देश क्या कर सकता है जिसने इसको संरक्षण दिया है, ये दूसरे देशों से रिक्वेस्ट कर सकता है, ये दूसरे देशों से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम इस प्रजाति का बचाव कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, आप भी संरक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये एक अनऑफिशियल सी अपेंडिक्स आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग होती है वो अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 को लेकर ही होती है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो हाल ही में 14 नवंबर से 25 नवंबर तक साइट्स की कोप 19 हुई है, उसको लेकर। इससे पहले थोड़ा सा फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि कोप सबसे फर्स्ट कोप कब हुई थी। फर्स्ट जो हुई थी कोप की बैठक वो हुई थी 1976 में, ठीक है जी। 1976 में कहां पर? बर्न, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, बर्न में आयोजित की गई थी, ये बात है। इसके अलावा 18th, जो इससे जस्ट पहले 18th कोप की बैठक हुई थी, वो कहां पर हुई? 2019 में। वो हुई जिनेवा में, जहां पर इसका हेडक्वार्टर भी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। क्या भारत ने कभी होस्ट की है कोप की कोई बैठक? तो भारत ने 3rd कोप को होस्ट किया था 1981 में। कहां पर हुई थी? दिल्ली में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव से हो सकता है प्रीलिम्स में पूछा जाए, ठीक है। अब कोप 19 की अगर हम बात करें तो क्या क्या हुआ इसमें? कम से कम लगभग 52 तरह के प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत किए गए, ताकि नई नई प्रजातियों के और जो और ज़्यादा गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं उन प्रजातियों के व्यापार को विनियमन करने में आसानी हो सके। इसके लिए लगभग 52 प्रस्ताव इसमें लेकर आए गए, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी बात एक निकल के आई, भारत के शीशम को क्या किया गया? परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया, यानी भारत के अंदर जो शीशम का व्यापार अब होगा वो कहीं ना कहीं परिशिष्ट 2 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सम्मेलन में जो समुद्री खीरा है, थैलेनोटा इसका नाम है, और ये पिक में आप देख रहे हैं। फोटो इसलिए लगाई है कि कहीं आप इसको कोई सब्जी ना समझे, जैसे हम खीरा खाते हैं कुकुम्बर, वो नहीं है, ये असल में एक है तो जानवर, एक जानवर है जो ककम्बर की तरह दिखता है, समुद्री जीव है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? समुद्र का ककम्बर कहा गया है, यानी समुद्री खीरा इसको नाम दिया गया है। तो समुद्री खीरे को भी परिशिष्ट 2 में शामिल करने की बात कही गई है। ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देना है। समुद्री खीरा, अभी क्या हुआ, एक रिसर्च आई है जिसका संस्था का नाम है वन्य जीव संरक्षण इंडिया। एक संस्था है वन्य जीव संरक्षण इंडिया, ठीक है। इसने एक रिसर्च की और ये बात कही कि 2015 से 2021 तक भारत में जो सबसे ज़्यादा तस्करी अगर किसी समुद्री जीव की गई है तो वो समुद्री खीरा है। तस्करी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा इसको मिल रहा है, बहुत महंगा बिकता है ना। तो इस वजह से, क्योंकि इसकी तस्करी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ है, तो इसके व्यापार को रेगुलेट करने के लिए इसे परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है, ये बात आपको पता
होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत ने एक प्रस्ताव रखा था अपने लीथ सॉफ्ट शेल कछुए को लेकर। भारत का ये जो कछुआ है समुद्र में मीठे पानी में रहने वाला एक कछुआ है। इसका नाम है, साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम है निल्सोनिया लीफ्ट, निल्सोनिया लीथी। प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का स्थानिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। और क्योंकि कोप में हाईलाइट हो चुका है तो हो सकता है इस स्पीशीज के बारे में पूछा जाए। तो इसका साइंटिफिक नाम मैंने आपको बताया, निल्सोनिया लीथी। प्रायद्वीपीय भारत का स्थानिक है, एंडेमिक है। इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट में ये क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में शामिल है, यानी कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवर की कैटेगरी में ये IUCN ने इसको कैटेगराइज्ड किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में भारत ने प्रस्ताव किया, क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो इसको एक काम कीजिए, परिशिष्ट 2 से निकाल के आप क्या करें, परिशिष्ट 1 में शामिल कर दीजिए। तो इसको समर्थन भी मिला और ये प्रस्ताव भारत का पास भी हो गया है। तो इस बारे में आपको पता रखना है कि जो ये लीथ सॉफ्ट शेल कछुआ है, इसको भारत ने कहा कि परिशिष्ट 2 में से अपेंडिक्स 2 से 1 में आपको इसको स्थानांतरित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इसका व्यापार पूर्णतः बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक बढ़िया भारत का प्रस्ताव था जिसको पास भी कर दिया गया। इसके बारे में आपको पता है। आगे चलते हैं। एक बात और आपको पता होनी चाहिए, हाथी दांत पर जो व्यापार होता है, आइवरी का जो व्यापार होता है, उस पर भी अभी कुछ अफ्रीकी देशों ने मतदान करने के लिए एक प्रस्ताव लाया था कि हाथी दांत के व्यापार को पूर्ण रूप से वापस से क्या किया जाए, शुरू किया जाए। मैं आपको बताऊं, साइट्स के अंतर्गत हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध कब लगा था? प्रतिबंध लगा 1989 में। पूरी तरह से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया हाथी दांत के व्यापार को। लेकिन हमें पता है कि अफ्रीका का जो रीजन है वहां पर हाथी कई ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उधर के जो नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है और एक देश है जिम्बाब्वे, ये देश बार बार चाह रहे हैं कि इस व्यापार को प्रतिबंधित ना करके इसको रेगुलेट ही किया जाए। तो इस बार भी एक प्रस्ताव लाया गया था इसको रेगुलेट करने को लेकर कि आप जो प्रतिबंध लगा रहे हैं इसको हटा दीजिए, इसको रेगुलेट ही करें, है ना। तो लेकिन इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है, ये प्रस्ताव रद्द हो गया। ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज ने, लगभग 80 कंट्रीज ने इसके विरुद्ध मतदान किया और लगभग 15 कंट्रीज ने इसके साथ में, इसके सपोर्ट में मतदान किया। लेकिन यहां पर जो मुद्दा उठ रहा है वो ये है कि भारत का स्टैंड इसमें कैसा रहा। भारत ने ना तो इसके सपोर्ट में मत किया, ना इसके अपोज में मत किया। तो ये बात उठ रही है कि भारत जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक प्रतिबद्ध देश है, वो इस तरह का स्टेप क्यों ले रहा है। तो यहाँ पर कुछ कह रहे हैं क्योंकि हमने नामीबिया से अभी चीते भी मंगवाए हैं, तो इस वजह से भारत कहीं ना कहीं नामीबिया से जो समझौता हुआ है उसको लेकर अपना मतदान उसने नहीं किया। तो भारत हमेशा, पिछली बार भी जब 2019 में जब इसी प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो भारत ने इसके अगेंस्ट में मत किया था कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार भारत ने अपने आप को मतदान से अलग रखा, तो ये एक इशू उभर के आया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कोप की जो बैठक होती है, कोप की जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, वो हर 3 वर्ष में एक बार होती है। 3 वर्ष में एक बार। क्या हमेशा से ऐसा है, जब से कोप बना है 3 वर्ष में एक ही बार होती है? जी नहीं। 13th बैठक तक, 13th कोप तक ये 2 साल में एक बार होती थी, लेकिन 13th कोप के बाद में ये क्या हो गया, 3 साल से एक बार ये होना शुरू हो गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब
कोप से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके कम्युनिटी में पोस्ट करवाया था। आइए उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप कम्युनिटी में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इनको अटेम्प्ट करना जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन आपको डेली दें और उस टॉपिक को हम बाद में एक्सप्लेन भी पूरी तरह से करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? वर्तमान में साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की 19वीं बैठक 14 से 25 नवंबर 2022 तक पनामा सिटी में आयोजित की जा रही है। साइट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, साइट्स संधि 1975 में लागू हुई, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व का संरक्षण करना है। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमने डिस्कस भी किया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। अगला देखते हैं। साइट्स का सचिवालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है, जो यूएनईपी द्वारा प्रशासित होता है। ये वाली बात तो सही है, यूएनईपी द्वारा प्रशासित होता है, लेकिन क्या ये नैरोबी में है? जी नहीं, आप कहेंगे ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है? गलत। साइट्स की वर्तमान में जारी कोप 19 में शीशम, जिसका साइंटिफिक नेम है डेलबर्गिया सिसु, को अपेंडिक्स 2 में सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल, इसको भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये भी सही है। तो अगर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं, तो आप कहेंगे दूसरा गलत था और फर्स्ट एंड थर्ड वाज राइट। तो ये हमने बात की है कोप साइट्स के कोप 19 को लेकर, साइट्स को समझा, उसके जो वर्तमान में उसमें जो अपडेट हुए हैं उनको समझा। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट रहता है या कोई चीज़ आपको लगता है कि और ऐड की जानी चाहिए, कुछ सुधार किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।